Jai Hind and very good morning, each and everyone, student of Standard 10th. Welcome back again in the class of Social Science. Today, we all are going to initiate with a new chapter, that is chapter number 13, Manufacturing Industries. So, before getting started, students, I'll let you know about a very important notice about your SA1 exam. Hope you all have got the information regarding the dates and all. The syllabus is also being updated in the school. If you do have any kind of query or problem or a doubt, you can come to us and meet us about it. राइट, चलिए शुरू करते हैं. आज का नया चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, चैप्टर नंबर 13. ठीक है. और जो आपके एक्सक्लूडिंग कोर्सेज हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो अब कुछ चैप्टर्स आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं आपके इस साल के लिए, दिस पर्टिकुलर ईयर के लिए. सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट दैट. नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13. राइट. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आखिर होती क्या है, या फिर इसके टाइप्स क्या है, कैसे हम इसे पहचानें, या फिर इसके बारे में हम कैसे जानें. सो जनरली अगर हम बात करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, या फिर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, सो इसकी शुरुआत बच्चों तब से हुई जब से आई थिंक शायद प्रिमिटिव टाइम से, जब एंशियंट टाइम से अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो सबूत हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिल जाता है. ठीक है. अगर पुरानी बात करते हैं हम, तो इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं हो सकती. राइट. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग है क्या, कि हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, यानी वॉट एवर द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर हैविंग, ठीक है, उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, यानी अपने फ़ायदे के लिए, अपने अनुसार हम चीज़ों को जब हम कभी भी चेंज कर लेते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि सच process, such intellectual processes, such cultural और economic processes are called industries. ठीक है. सच कॉल्ड. इंडिया में इसके निशान इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से देखे जा सकते हैं. इसके अलावा इंडिया में पहले से ऐतिहासिक समय से कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कॉटन की बहुत ज़्यादा खेती होती थी. इसके बाद यूटेंसिल्स बनाए जा रहे थे क्ले के. इसके अलावा इंडिया में बेल मेटल्स और बीट वर्क भी काफ़ी किया जाता था और रहा है. 18वीं सेंचुरी के मध्य में इंडिया में स्पेशली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई. ठीक है. जिसमें हम शिप्स बनाते थे. इसके अलावा इंडिया में हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तो पहले से ही मौजूद है ही. इंडिया एक हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन का हब रहा है, जिसमें स्पेशली मुस्लिन क्लॉथ, मेटल यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरीज आ जाती है. सो इन शॉर्ट हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ना पहले कमी थी ना अब कमी है. इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इस इंग्लैंड में शुरू हुई, देन द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक अवे अवर रॉ मटेरियल. स्पेशली अगर कॉलोनियल रूल का अगर हम मेन उनका ऑब्जेक्टिव देखें तो वो यही था, दे वांट टू एक्सप्लॉइट अस थ्रू अवर रॉ मटेरियल्स. एंड सच रॉ मटेरियल, स्पेशली वो रॉ मटेरियल था रॉ कॉटन, क्योंकि उस समय जो कपड़े थे, ठीक है, क्लोथिंग जो थी वो कॉटन से बेहतर नहीं मानी जाती थी, स्पेशली इन समर. आज भी है वो तो, लेकिन हम कह सकते हैं कि उस समय जो बेटर क्वालिटी का कॉटन मिलता था, दैट जनरली बिलोंग्स टू आवर कंट्री ओनली, एंड दैट अट्रैक्ट्स द अमेरिकन यूरोपियंस टू ट्रेड, टू एस्टैब्लिश अ ट्रेड विद इंडिया. इन द सेम वे पॉलिसीज, स्पेशली अच्छे और गुड मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स थी उस समय जो इंडिया में बनाया जा रहा था, दैट इट हैज़ हायर प्राइस इन इंडिया, सो द इंडियन मार्केट वुड कोलैप्स. उसकी जो कीमत, यानी भारत से बनी हुई चीज़ों की भारत में कीमतें ज़्यादा कर दी गई, ताकि ये इंडस्ट्रीज़ भारत में डेवलप ना हो पाए, यानी कॉटन इंडस्ट्री भारत में डेवलप ना हो पाए. और यहाँ से जो कॉटन है वो विदेश यानी इंग्लैंड भेज दिया जाता था, और वहाँ अच्छे दामों पर बेचा जाता था यूरोपियंस को. ठीक है. पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता था, जिससे क्या हुआ कि simply Britishers have got a maximum profit by doing this, and our industry has got being damaged, and textile industry is Indian craftsman of India is very heavy. तो बड़ी भारी क्षति पहुंचाई हमारे इस 1857 से लेकर 1947 का ये जो समय रहा है, ये जो टाइम रहा है, दैट 200 ईयर्स,
are generally a very black dream for every individual those who are residing in India. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका खास एक मकसद यही रहा है कि अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, अपने देश में रिवोल्यूशन लाने के लिए उन्होंने भारत के रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया। लेकिन फिर भी भारत में आज भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगातार कंटिन्यूसली अपने आप को डेवलप कर रही हैं। इसी इंडस्ट्रीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा, कुछ ख़ास, कुछ मेंशन्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसमें शुरुआत करते हैं कि भाई आज के समय में स्पेशली अगर हम बात करते हैं किसी भी नेशन की, तो वो उसकी इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जैसी इंडस्ट्रीज़ होगी वैसा डेवलपमेंट होगा, और हर कंट्री चाहता क्या है? डेवलपमेंट ही तो चाहता है। ये सुनो, राइट? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बिना इम्पॉसिबल है। यानी अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को पहले प्रोग्रेसिव कीजिए, उसे थोड़ा बेटर बनाइए, एंड देन योर इकोनॉमी यानी आपका जो देश है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, वो भी डेवलप यानी विकसित हो जाएगी, राइट? सो दोज कंट्री विच हैव अ डेवलप्ड मोर इंडस्ट्रियली, यानी जो देश इंडस्ट्रियली ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, वैसे जो देश हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी आगे निकल चुके हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैन रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। इसी वजह से ये डेवलप्ड नेशन का तमगा हासिल कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों, किसी भी देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड होने के लिए। तो स्पेशली हर कंट्री डेवलपमेंट के लिए स्पेशली राइट अपने रॉ मटेरियल को इस बेटर वे में यूज़ करता है ताकि उसकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो और फ्यूचर में वो भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। स्पेशली दे हैव टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज एट अ चीपर प्राइस एंड परचेज द थिंग्स विच मेड ऑफ अ सेम रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेन एट हायर प्राइस। यानी जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वो चीपर प्राइस पे अपने रॉ मटेरियल देशों को बेचते हैं, और जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज़ होते हैं, डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वो इनसे सस्ते में माल खरीद कर बनाकर इन्हें महंगा बेच देते हैं, जिससे उन्हें डबल प्रॉफिट हो जाता है। सो सच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट 29% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी अगर हम पूरे राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें तो उसका करीबन 29%, ठीक है, 29% इज़ जनरली इंक्लूडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, राइट? इंडिया में खासकर बात कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि स्पेशली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो उस समय इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। उस समय ड्यूरिंग द स्लेवर पीरियड, यानी जब गुलामी का समय चल रहा था, बहुत सारे मॉडर्न स्टेट मेथड्स इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। हम अपने खुद के मार्केट्स डेवलप नहीं कर पाए। 1853 यानी 1853 में इंडिया में सबसे पहली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आयरन फर्नेस बेस्ड कंपनी, और जो कि चारकोल बनाने वाली, ऑन चारकोल वॉज फाउंडेड, क्योंकि स्पेशली जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो वो लोग जो रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते थे वो चारकोल ही यूज़ कर सकते थे, बट इट वॉज फेल्ड, वो खुल नहीं पाई। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वॉज मेड इन द ईयर ऑफ 1854 इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी 1854 में ये काम अंततः सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, सक्सेस उनको मिली। एंड देयर आफ्टर पहली कॉटन टेक्सटाइल 1854 में इंडिया में लगी, बच्चों याद रखिएगा, 1854 द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। एंड आफ्टर दैट अ जूट मिल वॉज बीइंग एस्टैब्लिश इन 1855, राइट? उसके बाद 1855 में जूट मिल इस्टेब्लिश हुई। फिर रिसरा नियर कोलकाता, ठीक है, जगह का नाम है, याद रखिएगा प्लीज़। 1874 में अ फैक्ट्री वॉज फॉर्म्ड बाय एट कुल्टी फॉर मेकिंग आयरन विच वर बीइंग क्लोज्ड आफ्टर फ्यू ईयर्स, यानी 1954 के बाद, ठीक है, 1955 के बाद जूट मिल के बन जाने के बाद, यानी फर्स्ट इज़ कॉटन देन जूट, एंड उसके बाद कुल्टी में एक और मिल बनाई गई, ठीक है, लेकिन बाद में जाके वो मिल बंद कर दी गई किसी कारणवश, एंड इट वाज रीस्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1881, ठीक है, 1881 में फिर शुरू की गई। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो इतिहास है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो काफ़ी उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, ठीक है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स उसमें है। 1907 में एक नया ही डायमेंशन इंडिया के सामने आया है, स्पेशली जब टाटा आयरन और स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्टैब्लिश की गई, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, इसने भारत में, ठीक है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आयाम ही बदल डाले।
तो बच्चों ये थी एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ हम कैसे इसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम इसे वाइफरगेट करते हैं, राइट, हम कैसे इंडस्ट्रीज़ को आपस में बांट सकते हैं। सो जनरली अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, सो वी कैन डिवाइड इट इनटू ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओनरशिप एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम 3 भागों में इसे बांट सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर, यानी जो उसमें मानव का जो काम है एज अ लेबर, एज अ वर्कर कितना है, उस बेस पे हम कामों इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडली ओनरशिप के बेस पे कि मालिक कौन है, वेदर इट इज़ अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप और अ कंपनी और अ मीन्स और अ गवर्नमेंट, राइट। ओनरशिप के आधार पे हम डिफ़र कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं या हो रहेंगे वो सारे के सारे किस तरीके के होंगे, उसके बेस पे भी हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। और वॉल्यूम के मामले में भी किया जा सकता है कि लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, right? So these are the types through which we can bifurcate the companies, but generally those industries whose more employment is available, generally it is known as large scale industry, यानी जहाँ पर ज़्यादा लोग काम करें, बड़ी तामझाम हो, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, बड़ी मशीनरी हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है बच्चों। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कॉटन टेक्सटाइल। स्पेशली जब कोई भी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करती है किसी इंडिविजुअल के अंडर में, यानी कोई एक व्यक्ति उस कंपनी को चला रहा है, तो नंबर ऑफ़ लेबर कम होंगे मतलब सीमित होंगे, कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री कम होते हैं। इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे शुगर बनाने वाली इंडस्ट्री, खांडसारी आपने सुना होगा, ठीक है। शुगर बनाने वाली कोई भी छोटी छोटी कंपनियाँ बना लेती है क्योंकि इसमें कम लेबर लगती है और प्रॉफिट अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ बिसाइड दिस इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑल्सो एज अ प्राइवेट, पब्लिक एंड कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव ग्रुप्स, ठीक है। तो हम इसमें भी कंपनीज़ को बांट सकते हैं कि प्राइवेट है, पब्लिक है, कोलैबोरेशन में है या फिर कोऑपरेशन में खुली हुई है, ठीक है, सहयोग से खुली हुई है, तालमेल से खुली हुई है, पार्टनरशिप में खुली हुई है, राइट। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इन द मेनी वेज, ठीक है, अलग अलग वेज में हम देख सकते हैं। रॉ मटेरियल के बेस पे हम एग्रो प्रोडक्ट और द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ये देख सकते हैं। एग्रो प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया कि भाई एग्रीकल्चर जिसका रॉ मटेरियल है वो हो गई एग्रो बेस्ड कंपनी, और मिनरल, ठीक है, मिनरल जिसका रॉ मटेरियल है वो हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये एक टाइप हो गया। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जिसमें से हम कुछ इंडस्ट्रीज़ आज देख लेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड और सबसे ज़्यादा चर्चित है कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। भारत में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई और अभी तक चल रही है, लंबे समय से चल रही है, तो इसका महत्व भारत में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जूट, सिल्क, वुलन, शुगर एंड पेपर, दीज आर अदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जनरली विच इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल स्पेशली, ठीक है। यानी जो भी ये चीज़ें हैं इनका रॉ मटेरियल है वो नेचर रिसोर्सेस से ही मिलता है, ठीक है। जैसे कॉटन है वो भी नेचुरल है, जूट नेचुरल, सिल्क नेचुरल, ठीक है, सिल्क वॉर्म से मिलेगा, देन वुलन नेचुरल, शुगर हमें भी, और पेपर इज़ ऑल्सो जनरली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्योंकि जिसका रॉ मटेरियल जी हाँ एग्रीकल्चर से मिले। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कॉटन इंडस्ट्री की, ठीक है बच्चों। कॉटन इंडस्ट्री, इसका अपने आप में एक अलग इतिहास रहा है भारत में। गारमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल इकनॉमी में इसका एक बहुत ही अलग डेजिग्नेशन होता है, एक बहुत अलग स्थान होता है। उसी तरह इंडिया की इंडस्ट्रीज़ में भी है क्योंकि ये भारत के करीबन 3.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देती है, एम्प्लॉयड देती है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इज़ द इंडस्ट्रीज़ विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। यानी भारत के ज़्यादातर जो लोग हैं, मैक्सिमम जो पीपल्स हैं, वो किस तरीके के इंडस्ट्रीज़ में हैं, वो कॉटन इन टेक्सटाइल में है, ठीक है। 3.5 करोड़ एक देश की जनसंख्या हम इसे कह सकते हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया होल्ड्स अ सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, राइट। यानी अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो चाइना की है, सेकेंड रैंक हमारी है प्रोडक्शन के मामले में स्पेशली और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। यहाँ थोड़ी सी कच्ची इन्फॉर्मेशन दी हुई है बच्चों, प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है। सो द फर्स्ट कॉटन मिल्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई,
ठीक है, एक अच्छा फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि जो पहली कॉटन मिल थी वो कहाँ इस्टेब्लिश की गई, तो वो जी जगह मुंबई, ठीक है। और उसके बाद शाहपुर मिल्स, कैलिको मिल्स वेयर इस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद, ठीक है। शाहपुर मिल्स नाम याद रखिएगा, और कैलिको मिल्स, ठीक है, कैलिको मिल्स वेयर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन गुजरात। इसके बाद इनिशियल ईयर्स में जो कॉटन इंडस्ट्री थी विद इन मुंबई अहमदाबाद में तो चली रही थी। दिस मिल्स आर ऑल्सो इस्टेब्लिश ड्यू टू चीप कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, पोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि उस समय अहमदाबाद और मुंबई को अगर आप देखें तो वो दोनों के दोनों जनरली वेस्ट साइड में पड़ता है इंडिया की, ठीक है, साउथ वेस्ट में। और ये काफ़ी पास आ जाता है अरेबियन सी के, जिससे इसमें यहाँ से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। इसके साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अबाउट द 100 सिटीज़ इन ऑफ द कंट्री। आज की बात करें तो 100 से ज़्यादा सिटीज़ में हमें देखने को मिल जाती है। इसका जो मेन ट्रेडिशन है, स्पेशली द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स आर अहमदाबाद, मुंबई, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर आपको कॉटन टेक्सटाइल्स को थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, यानी उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं मुंबई और के अलावा, तो वो हमको देखने को मिलती है मुंबई के अलावा कॉटनोपोलिस, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा नाम यहाँ पे दे दिया है कि देयर इज़ अ मोर मिल्स इन मुंबई इन महाराष्ट्र, हियर इट इज़ कॉल्ड कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। तो एक बार भी अच्छा है वर्ड मुंबई के लिए है कॉटनोपोलिस, याद रखिएगा, कॉटनोपोलिस इन इंडिया। हाँ ठीक है, किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉटन मिल्स हैं। इसके अलावा ये पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिल जाती है कॉटन टेक्सटाइल्स। गुजरात में अहमदाबाद काफ़ी हब है इसका, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, या डेनिम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो अवर अहमदाबाद इज़ रिनाउंड एज अ मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, ऑल्सो इट्स कॉल्ड अ डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर और राजकोट जैसे ज़िलों में भी कॉटन उगाया जाता है, बनाया जाता है और पहना भी जाता है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर की, जो कि तमिलनाडु का एक बहुत ही मेन हब है। किस चीज़ के लिए? जी हाँ, कॉटन के लिए। चेन्नई, मदुरई वेर ऑल्सो इंक्लूडेड सिटीज़ इन इट। इसके साथ साथ कुछ मेन सेंटर्स इसके उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कानपुर, इटावा, आगरा और लखनऊ। और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो इंदौर, ग्वालियर, चेन और देवास इसके मेन सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें वेस्ट बंगाल, जो कि कोलकाता का है, स्पेशली हावड़ा, मुर्शिदाबाद सेंटर्स मिल जाते हैं। और जब हम वेस्ट में आते हैं वहाँ पे हमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा कॉटन का एक बेस्ट हब देखने को मिलते हैं। इन एक्सटेंसिव मार्केट सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हाँ ये इंडस्ट्रीज़ बड़ी तेज़ी से डेवलप होती जा रही है, ठीक है। इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो केंद्रीकरण था उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे कंपनियां अलग हो रही, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बन रही है, जिससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि कॉटन का जो काम लिमिटेड वे में होता था, कम जगहों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ही करती थी, वो अब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी शुरू कर रही है, जिससे इसको ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में एनहांसमेंट मिल रहा है बल्कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। But not today, as a cotton textile industry facing through the competition due to the inadequate supply of variety of cotton, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला यही है कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे अब पीपल डिड वांट टू डू दैट, ठीक है, लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए रॉ मटेरियल में काफ़ी कमी आती है। अब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर कॉटन इंडस्ट्रीज़ काम कैसे करेगी? मशीनरी ओल्ड होती जा रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलर नहीं होती, और लगातार आर्टिफिशियल फाइबर मार्केट में अलग अलग चीज़ों से नए नए अट्रैक्टिव तरीक़ों से आता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है कॉटन का, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर याद रखिएगा, इट्स अ बिग कॉम्पिटिटर ऑफ कॉटन इन द मार्केट विच कीन कॉम्पिटिशन एज एन ग्लोबल मार्केट। यानी सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो हम जितना ज़्यादा कॉटन में प्रोड्यूस करते हैं, वहीं दूसरे जो देश है यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन्होंने सिंथेटिक फाइबर पर जोर लगाया है ज़्यादा, और उन्होंने डेवलप किया है अपने अलग अलग नॉर्म्स के साथ। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अपना कॉटन क्लॉथ्स रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़, उम्मीद करता हूँ आपको पता चली होगी कि कितना गौरवशाली इतिहास हमारे कपास यानी कॉटन का रहा है, ठीक है। और इसे पहले के ज़माने में वाइट गोल्ड भी कहा जाता था, यानी सफ़ेद सोना,
ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पता चला है सब लोगों को। अच्छे से एक बार पूरे लेक्चर को रिवाइज़ करिए, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करिए, ठीक है, और रिवाइज़ करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। विल गेट बैक टू यू सून। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।